वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है फोर्स, जो कि मैं क्लास 10th को पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10th आईसीएससी का पहला चैप्टर है फोर्स। तो फोर्स अपन लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था। फोर्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी थी क्लास 9th में फोर्स के बारे में। तो पहले फोर्स को समझते कि फोर्स होता क्या है। देखिए, हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि फोर्स का मतलब होता है कि आपने किसी वस्तु पे, किसी चीज़ पे फोर्स लगाया, वो रेस्ट पे रखी थी, वो मोशन में आ गई। कोई बॉडी मोशन में जा रही थी, आपने उस पे फोर्स लगाया, वो बॉडी रेस्ट पे आ गई। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जो हमने क्लास 9th में पढ़े थे, जब हम लॉ ऑफ मोशंस या फिर लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। बेसिकली तब हमने फोर्स के बारे में जाना था, क्या होता है इसका असली मतलब फोर्स के बारे में। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जानी थी कि अगर मैं कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर उसमें मैंने फोर्स लगाया तो वो मोशन में आ गई। अगर कोई बॉडी मोशन में है, उस पे मैंने अगर फोर्स लगाया तो वो बॉडी रेस्ट पर आ गई। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी थी फोर्स के बारे में क्लास 9th में। अब क्लास 10th में मैं थोड़ी सी और नई चीज़ें पढ़ने वाला हूँ फोर्स के बारे में। और फोर्स के बारे में आप लोगों ने ऐसा यूनिट ही पढ़ी होगी, न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट तो क्लास 8 से पढ़ा दी गई थी, न्यूटन होती है, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैंने बता दी न्यूटन होती है, ठीक है। और 1 न्यूटन क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आज मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, 8th क्लास से 9th क्लास से, जब आपने पढ़ा भी नहीं होगा तब से। तो पहले मैं बहुत बेसिक सी बात क्लियर कर देता हूँ जो कि आपके चैप्टर में नहीं होंगी। चैप्टर देखो 3 चीज़ों में क्लासीफाई है सलीना में। सलीना कंसाइज, जो कि 10th आईसीएससी की मेन बुक है, उसमें बेसिकली 3 हिस्सों में चैप्टर डिवाइड करा गया है। पहला है मोमेंट ऑफ फोर्स, दूसरा है सीओजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तीसरा है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यही 3 यूनिट्स के अंदर चैप्टर खत्म कर दिया गया है। तो सीधा मोमेंट ऑफ फोर्स से शुरू कर दिया गया। तो आपको जो भी बेसिक था, सीने वाले मानते हैं या फिर कंसाइज वाले मानते हैं कि जो भी बेसिक था वो आपको आता होगा। सीधा उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया है? मोमेंट ऑफ फोर्स से स्टार्ट करा है। तो बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता होगी, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, फोर्स की बिल्कुल एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, बहुत सारी चीज़ की जो यूनिट है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप आगे चल के न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। अगर आपको इसकी बहुत सारी यूनिट्स होती है, यूनिट के कन्वर्जन्स अगर आपको नहीं पता होंगे ना, तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में अटक जाओगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो फोर्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल क्या होता है फोर्स? तो हमने आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसमें उन्होंने कहा था कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। कहा था फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से पता चला कि फोर्स क्या होता है। तो एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूँ। देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो, देखो फोर्स हमने पढ़ा था, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ। देखो, फोर्स जो था वो था मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमने पढ़ा था क्लास 9th के अंदर। तो फोर्स की ऐसा यूनिट यहां से क्या आई थी? ऐसा यूनिट क्या आई थी? जैसे न्यूटन, न्यूटन आई थी, जिसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि आइजैक न्यूटन के नाम पर आई गई थी। तो फोर्स को हमने बोला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन अ बॉडी ऑफ 1 kg मूव्स विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम न्यूटन बोलते हैं। क्या न्यूटन क्या हुआ? मास का केजी, a body of 1 kg moves with the acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैंने बोला था। और एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा था? फोर्स की यूनिट होती है, पढ़ा था हम लोगों ने। आप लोगों ने पढ़ा होगा, चलिए बता दीजिए मैंने आपको, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बट अगर मैं सेम यहां से कहां चला जाऊं? सीजीएस यूनिट में, क्योंकि ऐसा ही और सीजीएस ही तो चलती है बेसिकली। सीजीएस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीजीएस में बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो सीजीएस पे लेके चलते हैं। सीजीएस, तो सीजीएस यूनिट में अपन लोग न्यूटन को लिखते हैं डाइन, न्यूटन को लिखते हैं डाइन।
सीजीएस में न्यूटन को डाइन लिखते हैं। अब न्यूटन और डाइन में बेसिकली रिलेशंस आपको आने चाहिए। न्यूटन और डाइन में बेसिकली आपको रिलेशंस आने चाहिए। देखो रिलेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मास मास देखो, फोर्स तो सेम ही है ना, फोर्स तो सेम ही है, मास और एक्सेलरेशन भी सेम है दोनों कंडीशंस में। बट मास को अपन लोग सीजीएस यूनिट में क्या बोलते हैं, मास को अपन लोग सीजीएस यूनिट में ग्राम लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्राम। तुमने ग्राम लिखा। अब एक्सेलरेशन को अपन लोग सीजीएस यूनिट में क्या लेते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी, चाहे वो न्यूटन के बारे में हो चाहे वो डाइन के बारे में हो। ठीक है, अब यहां से देखो, न्यूटन के बारे में चाहे वो डाइन के बारे में हो तो हमने पढ़ा था। अब देखो 1 केजी और 1000 केजी तो रिलेशन निकाल, आपको पता है 1 केजी 1000 ग्राम होता है। तुमने ले लिया, हाँ तुमने ले लिया 1 केजी और ये, तो 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ये हमें पता है। ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने में ये रिलेशन पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये दोनों रिलेशन आपको पता है, दोनों रिलेशन आपको पता है। तो अब मैं इधर से इधर जाऊंगा, अब मैं इधर से इधर जाऊंगा, इधर से इधर जाऊंगा, तो मैं क्या कह सकता हूं, तुम्हें क्या कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि 1 केजी 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होगा, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेशन कर रहा हूं मैं, डेरिवेशन कर रहा हूं, बुक में डायरेक्टली लिखा जाता है। आपको डेरिवेशन करके सिखा रहा हूं कैसे होता है, अगर एग्जाम में आ गया तो किसी को नहीं आएगा, लेकिन आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। अब आपको पता है कि इस चीज को अपन लोग न्यूटन बोलते हैं, इस चीज को अपन लोग न्यूटन बोलते हैं, एंड इस चीज को अपन लोग डाइन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को अपन लोग डाइन बोलते हैं, इस चीज को अपन लोग न्यूटन बोलते हैं। तो सिंपल में 1 न्यूटन रख दूं या फिर न्यूटन रख दूं, न्यूटन 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये रिलेशन हमें यहां से निकल के आती है, ये रिलेशन हमारी यहां से निकल कर आती है। ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और न्यूमेरिकल में एक चीज और आपकी हेल्प करेगी, 1 kg इज इक्वल्स टू कितना kgf, ये वाली ये रिलेशन बहुत हेल्प करती है। मतलब डायरेक्टली मास और फोर्स में कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली मास और फोर्स में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसका मास कुछ भी मतलब नहीं है। बट एक होता है जो कि घुमा फिरा के आपको आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है अराउंड 9 देखो केजी का तो केजी रहेगा ही। अब एफ क्या हुआ, एफ होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एफ होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे क्या माना जाता है 9.8। तो बहुत सारे लोग 10 मान के भी कर देते हैं। अगर दिया जाता है कि अगर एक केजी की बॉडी है तो उसको अगर बहुत सारी मान के चलते हैं, एग्जाम्पल आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, न्यूमेरिकल में सारी यूनिट केजीएफ में है, और आपको एक बॉडी दे दी 2 केजी की, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 9.8 या फिर 10 इंटू 2 हो जाएगा केजीएफ, मतलब 20 केजीएफ के अराउंड कहीं कहीं आपका वो बॉडी इक्वल होगी। 9.8 10 थोड़ा थोड़ा आसपास रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक। और थोड़ी सी चीज अगर हमने थोड़ा बहुत और 9th पे पढ़ा होता कि 2 तरीके के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, थोड़ा सा और क्लास 9 में चलते हैं। 2 तरीके के फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स अगर मैंने किसी चीज पे फोर्स लगाया, मतलब अगर कोई भी चीज, एक चीज देखो फोर्स हमेशा 2 चीजों पे लगता है, 2 चीजों की वजह से लगता है। अगर ये बॉडी है तो इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा, मैं ही लगाऊंगा ना फोर्स, तो 2 बॉडी के कॉन्टैक्ट से जो फोर्स लगा, जैसे अगर ये मार्कर है, इस मार्कर पे मैंने इधर फोर्स लगाया तो मेरा इस मार्कर से कॉन्टैक्ट हुआ, तो जो फोर्स कॉन्टैक्ट से लगता है, जो फोर्स कॉन्टैक्ट से लगता है वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। एक बार फिर से बता देता हूं, ये आपको क्लास 9 पे पढ़ लेना चाहिए था, बट आपने नहीं पढ़ा, इसलिए आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं। देखो फोर्स को हमने पढ़ा, 2 तरीके के फोर्स हो गए,
एक तो हो गया कॉन्टैक्ट, एक हो गया नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट तो सबको पता होता है। कॉन्टैक्ट में से अगर मेनली द नॉन कॉन्टैक्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में अटकते हैं नॉन कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट तो हर किसी को पता है। कॉन्टैक्ट क्या होता है? अगर मैंने किसी भी वस्तु में फोर्स लगाया कॉन्टैक्ट के जरिए, कॉन्टैक्ट के जरिए जो फोर्स लग जाए किसी ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर ये है, इसको मैं अगर मूव कर रहा हूँ तो इसमें मेरा कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, मेरा और मार्कर का कॉन्टैक्ट है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, समझे? अगर आप एक पत्थर को सरका रहे हो तो आप उस पत्थर से अपना कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है? जैसे अगर मान के चलते दीवार है, सर के गिरने के फिर में थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूँ तो ये मेरा कांटेक्ट हो रहा है इससे, तो कांटेक्ट हो रहा है, उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। कांटेक्ट फोर्स के अंदर बहुत सारे फोर्स आते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रिक्शन जान लो। फ्रिक्शन का मतलब है आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, आप जैसे फ्रिक्शन क्या होता है बताता हूँ। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांटेक्ट फोर्स होता है ये। अगर मान के चलते ग्राउंड अपना, ठीक है, ग्राउंड है अपना, इस ग्राउंड पे टाइप का एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो जब आप फोर्स लगाओगे, आप कोई भी ग्राउंड पे चले जाओ, रफ, ये मान के चलो रफ ग्राउंड है, मतलब स्मूथ तो बहुत ही कम होते हैं आजकल, होते ही नहीं है स्मूथ ग्राउंड, तो होते ही नहीं है, मतलब रेयर में आपको मिल जाएगा 0.1% स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ है, मोस्टली रफ ही होता है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ है। अब इस रफ पे आप ने कुछ फोर्स लगाया, तो इस वस्तु या फिर इस ग्राउंड ही कुछ एक फोर्स लगा रहा होगा। अगर मोशन इधर है तो ग्राउंड एक टाइप का फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगा रहा होगा, इधर की डायरेक्शन कुछ फोर्स लगा रहा होगा। अगर आप मान के चले तो फॉर एन एग्जांपल वो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ग्राउंड ही एक। अगर मान चलो आप बॉडी को इधर लेके आते हो तो ग्राउंड ही इधर इधर फोर्स लगाता है, तो 5 न्यूटन का फोर्स इधर आ रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर आ रहा है, तो बॉडी इधर से 3 न्यूटन की फोर्स से मूव करती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन समझ गए क्या होता है? एक इस टाइप का फोर्स जो कि ग्राउंड लगाता है, कहाँ पे? डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, ये होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और बहुत सारे कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं, वो आप समझ पढ़ लेना, आपने पढ़ा होगा और पढ़ भी लोगे आप। अब दूसरी की बात करते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तरीके के नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं, यही 4 तरीके के नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस होते हैं। अगर आपने एक पिक्चर देखी हो रोबोट 2.0, आई थिंक 2.0 ही थी वो, शायद रोबोट नहीं था उसका आगे, हाँ 2.0। तो उसमें जब मीटिंग बिठाई गई थी, थोड़ा सा याद करो, जब मीटिंग बिठाई गई थी, जब सारे फोन्स, सारे सेल फोन्स ऊपर जा रहे थे अपने आप, तो मीटिंग बिठाई गई थी, तो वहाँ पे खुद बोला गया था कि 4 टाइप के नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं। साइंटिस्ट ने खुद बोला था कि 4 टाइप के नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं। तो वो 4 टाइप के नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स आपके नाम पता होने चाहिए, प्लस वो कैसे कहाँ लगते हैं वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ऐसे फोर्स, 4 तरीके के फोर्स होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे होता है ना, पहला होगी, अगर बहुत डीप में चला गया तो क्लास 10th का नहीं हो पाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पे लगाता है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। दूसरा न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो कि न्यूक्लियस अपने प्रोटॉन्स से फिर न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स पे लगाता है, उसको न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है अपने वर्ल्ड का, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेनी चाहिए। 9th में आपने नहीं करी, चलिए ठीक है, 10th में आप याद कर लेना, ठीक है। और 2 तरीके और रह जाते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि पॉजिटिव नेगेटिव पे लगता है, चार्जेस पे लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक होता है मैग्नेटिक जो कि मैग्नेट्स पे लगता है, ठीक है। बस ये होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, बस इतना ही था क्लास 9th का रिकॉल कराने के लिए। बाकी सब आप खुद पढ़ लोगे क्लास 10th का, अब ऐसा कुछ भी नया नहीं रहेगा। अगर आपने क्लास 7th में मोशंस पढ़े थे, नहीं पढ़े होंगे, पढ़ लेना, दो तरीके के मोशन पढ़ाने हैं बस आपको। अगर क्लास 7th में पढ़े होते तो आपको सब कुछ क्लियर होता, ठीक है। क्लास 7th में टाइप ऑफ मोशन नाम का चैप्टर था, तो आपने नहीं पढ़ा होगा 110%, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता भाई। अब पढ़ते हैं, देखो देखो हमने पढ़ा। अब पहले तो जब हम सरीना को पढ़ना शुरू किया तो सीधे ही ट्रांसलेशनल मोशन या फिर इसको लीनियर मोशन बोल लो, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन दी थी। तो सीधा मैं आपको नहीं बताऊंगा, मान के चलते हैं ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का ब्लॉक है, एक टाइप का ब्लॉक है, ठीक है।
अब खाली है, कुछ नहीं आसपास, कुछ हिंड्रेंस नहीं हो रहा इसके आसपास। हिंड्रेंस का मतलब कुछ भी आसपास रुकावटें नहीं है, कुछ भी आसपास रुकावटें नहीं है। आपने देखिए फोर्स लगाया, आपने देखिए फोर्स लगाया, कुछ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो बताओ अब बॉडी किधर मूव करेगी, बताओ बॉडी किधर मूव करेगी। तो सिंपल सी तो बात है कि बॉडी तो इधर मूव करेगी। अगर बॉडी का कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, बॉडी का कोई भी हिंड्रेंस नहीं, सीधे स्ट्रेट पाथ में मूव करती चली जाएगी। हमने पढ़ा अगर नीचे ग्राउंड लगा दूं तो, अगर मान चलो ग्राउंड है, यहाँ से मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो बॉडी सीधी सीधी चलती चली जाएगी स्ट्रेट पाथ में। ये आपको पता है, करके भी देखा है। आसपास कुछ भी हिंड्रेंस नहीं है, कुछ भी कोई में कुछ चीज ही नहीं है, कोई भी चीज नहीं लगाई है तो चली जाएगी। अब इसी चीज को बोलते हैं लीनियर मोशन, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। बट शर्त ये है, ये जो बॉडी है, बॉडी शुड बी फ्री टू मूव, ट्रांसलेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन करोगे इससे पहले दो शर्तें होनी चाहिए, दो शर्तें हैं। चाहे आप लीनियर मोशन करो चाहे आप ट्रांसलेशनल मोशन करो, दो शर्तें हैं। बात तो एक ही होती है लीनियर ट्रांसलेशनल, बट एक बात है कि एक शर्त है क्योंकि आपको पूरी होनी चाहिए, जैसे बॉडी शुड बी फ्री टू मूव, पहली। दूसरी, बॉडी शुड बी फ्री टू मूव, दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, बॉडी शुड बी रिजिड, बॉडी रिजिड होनी चाहिए। रिजिड, रिजिड मतलब सख्त कठोर, है ना, ऐसे मार्कर है, रिजिड है। जैसे बुक है आपकी, रिजिड है। जैसे आपका स्पून है, रिजिड है। कटोरी है, रिजिड है। ठीक है, ये रिजिड हो गई सारी, ठीक है। तो दो शर्तें होनी चाहिए ट्रांसलेशनल मोशन करने के लिए, बॉडी इज एबल टू फ्री टू मूव, बॉडी शुड बी एबल टू फ्री टू मूव। हाँ, बॉडी शुड बी एबल टू फ्री टू मूव मतलब आसपास कोई हिंड्रेंस होना चाहिए, फ्री टू मूव हो बॉडी। तो यहाँ पे पहली कंडीशन चेक हो गई। दूसरी, बॉडी शुड बी रिजिड, बॉडी रिजिड होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर सही है तो आपका 110% है कि ट्रांजिशनल मोशन होगा या फिर लीनियर मोशन होगा। बट अगर डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन अ फोर्स इज एक्टेड अपॉन एन रिजिड बॉडी, a body start moving in a straight line, this is called rigid body। डेफिनेशन तो आपको रट लेता है वैसे। आई थिंक सो डेफिनेशन आने का कोई चांस नहीं रहेगा, एमसीक्यू में पूछ लेंगे जितनी डेफिनेशन पूछनी है उन्हें बोर्ड वालों को, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड बढ़ गया है क्वेश्चन। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत सारे लाऊंगा मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करती हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन समझ में आया क्या होता है, रोटेशनल मोशन के बारे में समझते हैं। देखिए, रोटेशनल मोशन तब लगता है जब बॉडी इज नॉट एबल टू फ्री टू मूव। देखते हैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। देखो, रोटेशनल मोशन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये सेम टॉपिक क्लास 11th में भी आता है, लेकिन क्लास 9 थोड़ा सा और बढ़िया आता है, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना आता है क्लास 11th का, ये मैकेनिक्स का। चलिए, रोटेशनल मोशन क्या होता है, अगर वही सेम केस मानता हूं, अगर यही चीज बॉडी और उसको क्या कर दिया, पाइवेट कर दिया, यहां से बांध दिया और मान के चलते हैं इसमें फोर्स लगाया, ये लगा दिया, इसमें पाइवेट कर दिया। अब यहाँ से मैंने फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो अब क्या होगा, अगर बॉडी पाइवेट नहीं होती है, अगर बॉडी का कोई भी हिंड्रेंस नहीं होता तो बॉडी लीनियर मोशन कर जाती, बॉडी ऊपर चली जाती। बट यहाँ पे मैंने इसको पाइवेट कर दिया, यहाँ पे हिंड्रेंस हो गया, पाइवेट कर दिया, तो बॉडी क्या करेगी, अब इसी एक्सिस के अराउंड घूमने लगेगी, इसी चीज को रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन क्या, रोटेशनल मोशन इज क्या, a body pivoted at a point if not able to free to move and forces applied at a suitable point, then the body start rotating around its
start rotating around on its axis. This is only called rotational motion. ये हो गया रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन. रोटेशनल मोशन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से. अब इसके बाद टॉपिक की बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, MOF. मोमेंट ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मोमेंट ऑफ फोर्स ही पूरा चैप्टर बेस्ड है. ये तो एक्चुअली बेस बनाने की बताई थी दो चीजें, 7 में पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ी इसलिए बता दी. सही हमारे ने देखो मोमेंट ऑफ फोर्स मान के चलते कि ये है एक बॉडी, बॉडी को से पाइवेट कर दिया, पॉइंट O मान लिया बॉडी को, ऐसे कर दिया, इस बॉडी को पाइवेट कर दिया, यहाँ से बॉडी को क्या कर दिया, पाइवेट कर दिया, और यहाँ से कहीं फोर्स लगाया मैंने, यहाँ से कहीं फोर्स लगाया, कुछ भी फोर्स लगा दिया आपने, फोर्स लगाया. तो अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी कुछ इस डायरेक्शन में. ठीक है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी ना, ऊपर जाएगी बॉडी भी ऐसे करके. और बॉडी पाइवेटेड है. अगर बॉडी पाइवेटेड नहीं होती, कुछ समय के लिए मान ले बॉडी पाइवेटेड नहीं होती, तो बॉडी लीनियर मोशन शो करती है. बॉडी शो करती लीनियर मोशन शो करती, सीधी सीधी बॉडी, पूरी बॉडी ऊपर चली जाती, लीनियर मोशन शो करती. लेकिन अब यहाँ पर लीनियर मोशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि बॉडी फ्री टू मूव ही नहीं है, नॉट एबल टू फ्री टू मूव, और वो कंडीशन से कट कर देता है, नॉट एबल टू फ्री टू मूव. बॉडी चाहे रिजिड हो, चाहे बॉडी रिजिड हो, बट बॉडी इज नॉट एबल टू फ्री टू मूव. इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा. अब यही रोटेशनल मोशन दो चीजों पे डिपेंड करा, क्या, देखो पहले ठीक है, ये हो गया, ये कुछ इस तरीके से बना दे यार, सीधी हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो मोमेंट ऑफ फोर्स के दो फैक्टर्स हुए. मोमेंट ऑफ फोर्स को हम दो चीजों के प्रोडक्ट के बराबर रखते हैं. मोमेंट ऑफ फोर्स को अपन लोग दो चीजों के प्रोडक्ट के इक्वल रखते हैं. फोर्स इनटू फोर्स, कितना हमने फोर्स अप्लाई करा, एक तो वो, ठीक है. दूसरा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाइवेटेड पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. पाइवेटेड पॉइंट एंड ये पाइवेटेड पॉइंट से ये हो गया, पाइवेट पॉइंट ये हो गया, से डिस्टेंस कहां तक, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक. इसके डिस्टेंस ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ना, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने यहां रखा. यहां से फॉर्मूला ड्राइव होता है ये वाला, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये हमने पढ़ा था, सही है. और यही मोमेंट ऑफ फोर्स होता है. और बहुत बार क्वेश्चन ये आया है 2015 में भी, 16 में भी, 17 में भी. मतलब सेम क्वेश्चन 3 सालों में नहीं रखा, मतलब घुमा फिरा के रखा, घुमा फिरा के. कभी एमसीक्यू में रख दिया, कभी इतना घुमाया कि बच्चों को वो लिखना ही पड़ा आंसर में, उसके बाद आंसर नहीं आया. ठीक है, तो 2016 में आया था आई थिंक सो, मेन क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ गया 2 नंबर का, कि कैसे मैं मोमेंट ऑफ फोर्स को कम कर दूं, डिस्क्राइब द वेज टू डिक्रीज द मोमेंट ऑफ फोर्स. किस तरीके से मैं फोर्स को कम कर दूं. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 तरीके बताने हैं. या तो तू फोर्स का मैग्नीट्यूड कम कर दे, मैं बता चुका हूं पहले भी कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगा. डायरेक्टली डिपेंड करता है, पहला तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अब देखना चाहो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स. पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज भी. तो ये दोनों फैक्टर्स आपको लिख लेने चाहिए. और कैसे डिक्रीज होगा, 2 फैक्टर्स बताओ कैसे डिक्रीज होगा. या तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम कर दो, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर दो. इन दोनों ही तरीके से वो है मोमेंट ऑफ फोर्स घट जाएगा. बढ़ाना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बढ़ा दो, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दो, तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी अपने आप बढ़ जाएगा. ठीक है, ये सब चीजें मैंने पढ़ी थी मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में. ठीक है, अब इसके बाद आगे मैं बात करनी है मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन में भूल गया था बताना. तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and perpendicular distance from the pivoted point to the
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन हम इसको बोलते हैं, इस चीज को, इसी चीज को डेफिनेशन बोलते हैं। अब यहां से मैं पता चला कि इसकी यूनिट बताते हैं, तो हम इसी चीज को, सेम चीज को हम टॉर्क भी बोलते हैं। इस मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट भी बोलते हैं। बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, देखते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, आप चाहे मोमेंट ऑफ फोर्स बोल लो, चाहे आप टॉर्क बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की हमें पता क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसकी यूनिट बनाए, फोर्स की यूनिट में पता क्या होती है, न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीटर, न्यूटन मीटर। इसको अपन लोग जूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जूल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा, जूल लिख सकते हो आप न्यूटन मीटर को। बट बेसिकली यहाँ पे आपको मीन जो लिखना है वो ये लिखना, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर ये तो हो गया हमारा भाई ऐसा यूनिट में, ठीक है, क्या हो गया अपना ऐसा यूनिट में। सीजीएस यूनिट में वही कन्वर्जन्स याद करो जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं, कन्वर्जन्स याद करते हैं। देखो ये तो हो गया अपना ऐसा यूनिट में, क्या हो गया अपना एसआई यूनिट में। अब सीजीएस यूनिट को समझ, सीजीएस में फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम किसमें लेते हैं, सेंटीमीटर में। क्या हुआ, डाइन सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट हो गई, डाइन सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट हो गया। रिलेशन क्या है न्यूटन मीटर डाइन सेंटीमीटर में, वो भी समझ लो। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू, अब देखो 1 न्यूटन और डाइन की जो रिलेशन पता है 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5। अब मीटर सेंटीमीटर भी पता था आपको क्या होता है, 10 टू द पावर 2, क्या हो गया 10 टू द पावर 7। तो ये हुआ कि 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। यही बुक में एक पैराग्राफ में समझा है मैंने, आपको 2 मिनट में समझा ये क्या होता है, ये समझे। तो एक केजीएफ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक केजीएफ यूनिट किसके बराबर होती है, 9.8 न्यूटन के। एक केजीएफ, एक ये नोट करना ही करना है। उसके बाद वन kgf is equals to 1 kgf is equals to 9.8 न्यूटन मीटर, ठीक है, 9.8 न्यूटन मीटर। 1 kgf is equals to, सॉरी ये माय मिस्टेक न्यूटन। 1 kgf is equals to 9.8 न्यूटन, 1 kgf is equals to 9.8 न्यूटन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तो 1 डाइन कितना होगा, सॉरी 1 डाइन, 1 डाइन किसके बराबर होगा, वन kgf इसके बराबर है। तो 1 डाइन नहीं, अरे यार उल्टा लिखता है यार, पता नहीं क्या हो गया। देखो 1 kgf हो गया 1 gf, 1 gf क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, कितने डाइन के बराबर हो गया, 1 gf हो गया देखो कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिट भी हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिट भी से 1 kgf मीटर इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन मीटर, ठीक है। 1 gf इज इक्वल्स टू 9.80 डाइन, ठीक है, समझे। या फिर 1 kgf is equals to 9.8 न्यूटन, या फिर 1 gf is equals to 9.80 डाइन।
अब इसके बाद बात करते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लॉकवाइज मूवमेंट या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हुआ, अगर कोई भी बॉडी पाइवेटेड है और क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर एक बॉडी है जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एग्जांपल लेके चलते, कोई ऐसे की चीज समझ में नहीं आएगा। देखो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करता है। पूरा चैप्टर इसी बेस्ड समझ लेना तरंग से। ये अपना मान के चलते हैं, ये पाइवेट कर दिया कहीं से, चलो यहाँ से नहीं पाइवेट करते, यहाँ से पाइवेट कर देते हैं। पाइवेट तो यहाँ से अपन उन्होंने पाइवेट कर दिया बॉडी को, ठीक है। अब मान के चलते हैं ऐसे मैंने फोर्स लगाया, तो मान के चलते यही अगर मेरी रॉड है, ठीक है, और किसी ने यहाँ से फोर्स लगाया तो मेरा पेन कुछ इस तरीके से मूव करेगा ना, लेकिन पाइवेटेड है, कुछ इस तरीके से मूव करेगा ना, कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक कैसे, आपको ऐसा कभी भी डिफरेंस समझ में ना आए तो ऐसे क्लॉक चलती है और मेरा पेन मतलब ये जो रॉड है वो ऐसे चलेगी, तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। बट अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो तो अगर वही सेम फोर्स, इस फोर्स को हटा के अगर फोर्स इधर लगा दूं तो फोर्स ऊपर से लगा रहा है तो मेरी बॉडी इस तरीके से मूव करती है जैसे क्लॉक मूव कर रही है ना। क्लॉक पे पहले 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 8 9 10 है ना, तो ये हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब पॉजिटिव क्या लेते हैं, नेगेटिव क्या लेते हैं, तो जो हुआ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज जो अपन ले लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मूवमेंट ले लेते हैं अपन लोग नेगेटिव। याद ना हो तो आपका टाइम कैसा चल रहा है, बेकार चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। आप अगर उल्टा चलता है, अगर आपको पहले से टाइम मिल जाता और तो पॉजिटिव चलता, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इतना ही है और कुछ इसके अंदर ज़्यादा भेद नहीं है। अब कुछ एग्जांपल्स आपको याद करना है। एग्जांपल डोर लेके चल लेते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये सेम चीज़ आपको आई थिंक 8th में पढ़ा दी गई थी, 8th में, हाँ याद है मेरे को, 8th में पढ़े थे हम लोग ये वाला एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल, ये है एक टाइप का गेट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ से कहीं हिंज रहता है ना, इस तरीके से हिंज रहता है, और यहाँ पे वो होता है ना कैसे करके खुलने वाला, ऐसे ही होता है, ऐसे खोलते इसको, खोलता है ऐसे करके। यार मुझे नहीं पता है, मैंने हैंडल में चल रही है अपना, ठीक है, कैसे करना है मुझे नहीं आता। उसको एक भी ये वाला होता है ऐसे करा, बाहर किचन में गेट खुल जाता है, एक वो भी होता है। तो मेरी रन तो ये वाला है, ऐसे गया, ऐसे खोला, ऐसे है जैसे पे पेन है, एक हैंडल लगा रहता है कोई गेट पे, उसको ऐसे करा, गेट खुल गया। इस तरीके का होता है इंटरलॉक सिस्टम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूरा मोमेंट ऑफ फोर्स पे डेफिनेशन है, डिफाइंड है पूरा मोमेंट ऑफ फोर्स। बहुत बार एग्जाम्स में है, बहुत बार एग्जाम्स में है कि अगर एक फोर्स आप यहाँ लगाओ, एक फोर्स आप यहाँ लगाओ और एक फोर्स आप यहाँ लगाओ, पहले F1 यहाँ लगा लो, F2 यहाँ लगा लो, F3 यहाँ लगा लो, तो एग्जाम में पूछा जाता है इससे ऐसा दिख के, और F3 ये है, F2 और F1, बताओ वाई, क्यों ऐसा, क्यों पूछ लेता बार बार, तो ये आपको पता होना चाहिए क्यों है ऐसा। इसका रीजन, यहाँ से बॉडी पाइवेटेड है, यहाँ से बॉडी पाइवेटेड है, तो पाइवेटेड जितना पाइवेट डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। कैसे प्रूफ तो करो, कैसे मैं कैसे मान लूं, और ये कंक्लूजन में दे भी रखा है आपको, ओके कैसे, देखो हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल प्रूफ करके दिखा दे, करके दिखाते हैं, देखो। तो अगर हम इसको इधर भेजूं, किसी भी चीज को इधर भेजते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स को, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू फोर्स, माने आप ये चीज को मान गए, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। अब मोमेंट ऑफ फोर्स को समय के लिए हटा देते हैं, 1 रखता हूँ उसकी जगह, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू फोर्स। आपको पता होगा कि जब भी इक्वल्स टू का साइन हटता है और प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, इक्वल्स टू का साइन हटके प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, तो क्या होता है, 1/d, एक कांस्टेंट आता है के एफ, एक कांस्टेंट आता है के, तो हो गया ए डी और एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रूफ। तो अब यहाँ पे जितना जितना कम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसमें, तो उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसमें कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
तो कुछ और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ये सबसे दूर है, सबसे ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही कम फोर्स। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो समझिए इसका रीज़न कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। इतना ही है इसमें समझने जितना। और इसके बाद अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आता है कपल। ठीक है, कपल भी आसान। देखो कपल क्या होता है, सिंपल सी चीज पता है मैं, कपल क्या होता है। कपल मतलब आपने कभी अपना नल खोला है? नल मतलब जब मैं अपने गांव में गया था तो नॉर्मल वाला नल देखा मैंने, पूछा भाई ये क्या होता है, तो मैंने देखा पहली बार मैंने नॉर्मल वाला नल, और पता है लोग घर में कौन चला एडवांस वाला, ऐसे करा नल खुल जाता है, या फिर छोटा सा वो क्या कहते हैं उसे, बटन प्रेस करने से लोग खुल जाते हैं अब तो। ठीक है, मतलब बहुत सारे जगह तो ऐसे होती है नल, मतलब बहुत सारे लोग घर में भी होते हैं, उसमें सिंपल बटन प्रेस करा, वहां से पानी गिर के अपने हाथ धोए और अपने आप डोर बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे घरों में ये भी नल होते हैं। ठीक है, सबके घर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नल होते हैं, मेरे घर में भी यही वाला। देखो अब क्या होता है, अब कपल क्या होता है, कपल का मतलब व्हेन टू इक्वल फोर्स, when two force equal in magnitude but opposite in direction, when two equal force opposite in direction, when two equal force एग्जांपल इसमें भी नहीं है, हमारे चलता है रॉड अपनी वही वाली, पाइवेट कर दिया इस पॉइंट से, पाइवेट कर दिया और यहां से एक फोर्स लगाया, यहां से एक फोर्स लगाया, एक फोर्स क्या लगाया, एक फोर्स यहाँ लगाया, और दोनों ही फोर्स इक्वल थे। यहाँ पे ले लें F1, यहाँ पे ले लें F2, तो F1 इज इक्वल्स टू F2। ठीक है, F1 इज इक्वल्स टू F2, F1 इज इक्वल्स टू F2 होता है, समझे। अब इसके बाद हमें क्या समझ में आया कि F1 F2 के इक्वल है, बट यहाँ पे अपोजिट इन डायरेक्शन है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, समझो भाई नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स अगर नहीं आता, आना चाहिए भाई, ईडसी सका दिया था क्या होता है, पहले देखो नेट फोर्स क्या होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर एक बॉडी ये है, यहाँ से अगर से 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ से आपने लगाया, यहाँ से आपके दोस्त ने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, दोनों ने 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो बॉडी कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, बॉडी बीच भी रह जाएगी। कैसे निकाला आपने, 5 - 5 करा, 5 - 5 करा, 0। अब मान के चले बॉडी है, बॉडी में आपने 7 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स अपने दोस्त ने इधर लगाया, 7 ने इधर लगाया, 2 ने इधर लगाया, तो कैसे निकाला, तब कहाँ बॉडी मूव करेगी, बॉडी मूव करेगी राइट में 5 न्यूटन पे, बॉडी मूव करेगी राइट में 5 न्यूटन पे, बॉडी मूव करेगी राइट में 5 न्यूटन पे, होता है कपल, होता है कपल। तो कपल क्या हुआ, when two force equal in direction but opposite in, no, but when two equal force equal in magnitude but opposite in direction are act on a body, तो इसका नेट फोर्स 0 हो और सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर रहा हो, प्रोड्यूस ओनली मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल बोलते हैं। डेफिनेशन प्रॉपर लिख लो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, समझ नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, मान के चलते हैं अपनी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पढ़ा होगा आपने, पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं F1 की वैल्यू इधर 5 न्यूटन है, ये भी इधर 5 न्यूटन ही है। ठीक है, 5 न्यूटन से इधर डाला, 5 न्यूटन से इधर डाला, 5 न्यूटन से इधर, 5 न्यूटन से इधर, दोनों ने फोर्स लगाया। अब जब दोनों ने फोर्स लगाया तो इधर भी कुछ फोर्स लगा होगा, इधर भी कुछ फोर्स लगा होगा, बट यहाँ पे नेट फोर्स क्या हुआ होगा, नेट फोर्स 0। तो अब नेट फोर्स 0, अब यहां से जब इधर गया होगा तो इधर से इधर गया होगा तो क्लॉकवाइज, और इधर से इधर जाएगा तो क्लॉकवाइज, और जब इधर से इधर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर जाएगा तो भी एंटी क्लॉकवाइज। समझो, कंफ्यूजन हो ऐसे आपको, एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही बार एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पे अगर ये फोर्स यहाँ लग रहा होता तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स भी 0 होता, तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स भी 0 होता। तो क्या बोलते हैं, अ बॉडी सेड टू बी इन कपल व्हेन
when two force equal in magnitude but opposite in direction. When two equal force and produce only moment of फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो। ये भी ऐड कर लेना, ठीक है? तो समझ जाइए डेफिनेशन याद करने के लिए, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। यही कपल होता है। कपल के एग्जांपल जैसे नल है, नॉर्मल वाला। तो जब आप उसको खोलते हो तो आप, जैसे कि नल है नॉर्मल वाला, तो जब उसको खोलते हो तो आप 5 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगाते हो और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगाते हो। एग्जाम्पल, एक को नल मान लेते हैं, ठीक है? तो मैंने देखा तो पहली बार तो मैंने इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया ना, इक्वल फोर्स लगाया। ये देखो, इधर से भी कुछ फोर्स मैंने लगाया होगा, इधर से भी कुछ फोर्स लगाया होगा ना, इधर से भी कुछ लग रहा होगा, पीछे से कुछ लग रहा होगा, जो कि इक्वल होगा। इक्वल ही फोर्स होगा तभी आके घूम जाएगा। अगर इक्वल ना होता, अगर आप एक जगह ज्यादा करते थे तो आपका हाथ स्लाइड कर जाएगा, आपका हाथ स्लाइड कर जाएगा। इसी को हम कपल बोलते हैं, नॉर्मल कपल। अब मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? मोमेंट ऑफ कपल में कोई भी एक फोर्स ले लेते हैं। मोमेंट ऑफ कपल एक फॉर्मूला होता है बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स का, मोमेंट ऑफ कपल का, सॉरी। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है देखते हैं। मोमेंट ऑफ कपल, ये डायग्राम याद रखना, बस बनाया मैंने अभी। मोमेंट ऑफ कपल का क्या हुआ कि जो डिस्टेंस थी कपल आर्म, इस डिस्टेंस को बोलते हैं कपल आर्म। जैसे ये है, जैसे आया था, ये है, यहाँ कुछ फोर्स लगा, यहाँ कुछ फोर्स लगा, तो इससे इसको बोलते हैं कपल आर्म, कपल आर्म, ठीक है? यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं कपल आर्म, समझे? आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ कपल का? फॉर्मूला क्या होता है? ईदर फोर्स, कोई भी फोर्स, इनटू कपल आर्म, ठीक है? इसको होते हैं, अब इसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है? इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब लास्ट टॉपिक, ठीक है? लास्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा उसके बाद यूनिट। और इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, जब दो तीन न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा, दो तीन न्यूमेरिकल को खुद प्रैक्टिस करने होंगे, और ये बिल्कुल आपका चैप्टर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? आप अपने सरीना के जो भी रखें, सरीना के कर लेना, मोर देन इनफ। उससे बाहर क्वेश्चन के आने के कोई भी चांस नहीं रहते। इक्विलिब्रियम समझते हैं क्या होता है? ठीक है? इक्विलिब्रियम बहुत आसानी से समझाऊंगा, आप बुक का पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम, अ बॉडी is set to be in equilibrium when
तो ये होगा इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन प्रॉपर। अगर एक बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे जब उसका जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो और नेट मोमेंट ऑफ फोर्स हो वो भी जीरो हो, उस बॉडी को मतलब इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। बस यही याद रखना है, बस यही याद रखना है। बुक में क्या है, when numbers of force are acting on a body then आई थिंक ऐसे कुछ आसपास होगी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट मेरे को ये वाली डेफिनेशन पूरी याद है। आप उसको याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कुछ भी होगा पूरे पूरे नंबर दिए जाएगा, कोई भी जोक नहीं हुई ये नंबर की। बुक में आई थिंक सो व्हेन नंबर ऑफ फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी द बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और state of motion and there is no change in rotational motion and there is equals zero net force। ऐसा कुछ definition पढ़ लेते हैं, मुझसे बुक में लिखा हुआ है। when number of forces are acting on a body produce no change in its state of rest or of linear motion or rotational motion the body is said to be in equilibrium। मतलब जब बॉडी के नंबर ऑफ फोर्स लग रही हो और बॉडी की कोई भी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज ना हुआ हो या फिर कोई भी चेंज रोटेशनल या फिर लीनियर मोशन में नहीं लाया गया हो, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम भी ना दो तरीके के होते हैं, अलग से ले लेता हूँ। इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। लास्ट टॉपिक स्टैटिक एंड डायनामिक। दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, खत्म कर देंगे वीडियो को, थोड़ा सा ही रह गया बस। स्टैटिक एंड डायनामिक। इक्विलिब्रियम को मैंने बांटा स्टैटिक एंड डायनामिक। डायनामिक वाला इंपॉर्टेंट होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में भी है और रेस्ट में भी है, अ बॉडी सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन the body is at rest and the net force acting on a body is zero and the net moment of force is also zero। तो बॉडी में क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब अगर एक बॉडी रखी हुई है, वो रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है, उसमें नेट फोर्स जीरो लग रहा है और मोमेंट ऑफ फोर्स भी जीरो है, उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे ये टेबल है, टेबल पे बुक रखी हुई है, तो ये बुक रखी हुई है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है? फोर्स क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये फोर्स इधर लगा रही है टेबल पे, टेबल इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स। नहीं पढ़ा, गूगल पर सर्च कर लेना, सब मिल जाता है। एयर रेजिस्टेंस जो फोर्स, एयर जैसे अगर बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो आपको नहीं पता होंगे, मैं बता देता हूँ क्या होते हैं, आपने नहीं पढ़ेंगे 9th में, बट इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिए जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, मैं बता देता हूँ क्या होता है। एयर रेजिस्टेंस देखो क्या होता है। एयर रेजिस्टेंस, मान लो आप पैदल चल रहे हो, आप ऐसे चलती है, आप ऐसा चल रहे हो और हवा इधर की तरफ चल रही है, हवा ऐसे चल रही है, आप ऐसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो, हवा ऐसे चल रही है, तो उसमें बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस फोर्स। विस्कस फोर्स लिक्विड में लगता है, ठीक है, तो विस्कस फोर्स में तो इतना नहीं जानना होता, बट इसमें जानना होता है नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये है, जैसे पेन अपना mg नीचे मेरे हाथ की तरफ लगा रहा है और मेरे हाथ इसको ऊपर की तरफ लगा रहा है, नीचे ऊपर, ठीक है, पेन नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और मेरा हाथ ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स हुआ? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जैसे कि जिस पे मेरा रिकॉर्डर है, जो रिकॉर्ड कर रहा है, वो टेबल पे रखा हुआ है, तो वो अपना फोर्स टेबल की तरफ लगा रहा है, टेबल उसको बैलेंस करके रखी हुई है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे क्या फोर्स हुआ? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसलिए इसका नेट फोर्स जीरो है, मोमेंट ऑफ फोर्स तो हो ही नहीं रहा, इसमें कुछ कोई पाइवेटेड बॉडी है नहीं है, तो ये हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी मोशन में है। आप बोल रहे हो बॉडी मोशन में है, मैं डेफिनेशन लिखो, a body is said to be dynamic equilibrium when the body is in motion and the net force applying on a body is zero and the net moment of force is also zero। उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। कैसे? आप बोलोगे अगर बॉडी मोशन में है तो नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता। आप भाग रहे हो तो आपके नेट फोर्स जीरो लग रहा है, आप तो कुछ फोर्स लगा रहे हो अपनी बॉडी में, वो आगे चल रही है, ये पेन है मोशन में है, तो क्या इस पे नेट फोर्स जीरो है? नहीं है। आपको नहीं सवाल आ रहा होगा। तो देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जांपल दूं तो एक कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, अब बोलो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, मैंने माना, फिर भी भाई फोर्स तो लगेगी ही। दिखाता हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे मार्क्स रखते हैं चीज में। देखो अगर मान के चलते कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, अब प्रूफ करके दिखाओ ये डायनामिक है। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ कैसे करना है? नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो। कार का मोमेंट ऑफ फोर्स लगता है क्या? अब सिर्फ उनका प्रूफ करना है नेट फोर्स जीरो है, करके दिखा दो। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने क्लास 9th में। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर 5 अभी है, 5 बाद में है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, तो एक्सेलरेशन 0 मान लो। एक्सेलरेशन 0 मान लेते हैं इस केस के अकॉर्डिंग। तो अपने फोर्स का फॉर्मूला क्या पड़ा, m इंटू ए। हाँ, ए ही 0 है तो एफ भी 0 ही होगा ना भाई। एम जब कितना ही बड़ा हो, अगर आप किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई 0 से कराओ 0 ही आएगा। तो इसलिए फोर्स भी 0 आ गया, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स भी 0 आ गया, और बॉडी मोशन में भी एग्जांपल हो गया। नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूँ, इसका एग्जांपल देख के दिखाओ। अगर एक बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ये कैसे मान लूँ मैं? अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसका एक्सेलरेशन निकाले। एक्सेलरेशन क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पढ़ा था अपन लोगों ने 9th में। तो चेंज इन वेलोसिटी तो हो ही नहीं रहा, चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा। 0 लिखा, 0 अपॉन टाइम, कितना भी टाइम ले रहा हो, 1 घंटा ले लो, 0 अपॉन टी 0 ही आएगा हमेशा। तो एक्सेलरेशन 0 मान लो। अब अपने फॉर्मूला पढ़ा है F इंटू एम ए। एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 है तो एफ भी ऑब्वियसली 0 होगा। अगर एफ 0 हो गया तो एफ 0 हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स 0 है ही, हो गया डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर रेन ड्रॉप्स आ रही हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही हैं, सेम एग्जांपल एक और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो भी वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और इसके बाद आई थिंक जो बुक में कुछ है नहीं क्या, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। कंडीशन क्यों होनी चाहिए इक्विलिब्रियम में बॉडी में? दो चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पहला, बॉडी का नेट मोमेंट ऑफ फोर्स 0 हो। दूसरा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो, या फिर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल हो, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स 0 हो और रिजल्टेंट फोर्स भी 0 हो। ये दो ही कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम कंडीशन याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम तभी कंडीशन एप्लीकेबल होगी। सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे न्यूमेरिकल इसी में सॉल्व हो पाएंगे, ये नहीं होगा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आज तक की वीडियो में यही रखता हूँ, इसके बाद मैं आगे बात करूँगा आगे अगली वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन सब की, और वो एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा मैं। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी एंड में कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उसी पे बेस्ड आते हैं। जब तक आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पढ़ पाओगे, आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जिसके कंसेप्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ही लग रहे हैं। तो आज तक बस इतना ही। अब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, तो अगर इस पर थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं अगली वीडियो जरूर जल्दी से बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।